हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं आज 70वीं बीपीएससी मेंस में जीएस पेपर 1 का एग्ज़ाम था, जिसमें जाहिर सी बात है सेक्शन 1 जो था वो हिस्ट्री का था। और मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हिस्ट्री के 100% क्वेश्चन जो हैं वो हमारे धनंजय आईएएस अकेडमी के क्लासरूम से आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भी जब पेपर को देखा तो मुझे यह देखकर काफ़ी एक्साइटमेंट भी हुआ कि ये सारे टॉपिक क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से हमने डील करवाए हैं और एक एक बच्चा जो यहाँ से पढ़ा है उसने काफ़ी कॉन्फिडेंट वे में उसे किया है। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 1 बजे, उसके बाद बच्चों के कॉल्स भी आ रहे हैं, कई बच्चे इंस्टीट्यूट में भी आए। आपको मैं बता दूं कि हम लोग तब से चॉकलेट ही बांटे जा रहे हैं बच्चों के बीच, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन चाहे वो 8 नंबर के हो, चाहे वो 38 नंबर के हो, 38 नंबर में भी चाहे वो अथवा वाले क्वेश्चन ही क्यों ना हो, चाहे वो गांधी जी के हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, मौर्य कला हो, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हो, चाहे वो आपका राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट हो, नेशनलिज्म हो, चंपारण सत्याग्रह हो, संथाल मूवमेंट हो, पटना कलम हो, हर टॉपिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम से आया है। धनंजय आईएएस अकेडमी, आप जैसा कि जानते हैं, सिर्फ कहने में नहीं बल्कि वह अपने दावे की सत्यता और पुष्टता में भी विश्वास रखता है। इसीलिए आपको वो सारे टॉपिक जो है क्लिप के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं ताकि आप यह समझ सके कि कैसे क्लासरूम में हर एक टॉपिक को दोनों ही माध्यम में, अंग्रेजी और हिंदी में, उसे पूरा करवाया गया था। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री में 114 में 114 नंबर का जो आपका क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा धनंजय आईएएस अकेडमी के क्लासरूम से, क्लास नोट से आया है। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि बच्चों का फ़ोन, मैसेज और कई तो मिलने भी आए हैं, और जैसा रिस्पांस मिल रहा है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया होगा। जब हम पढ़ा रहे थे तब भी हमने कहा था कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप विश्वास करें, जो आएगा यही से आएगा और सफलता भी इसी क्लासरूम से मिलेगी। जी हाँ, जैसा कि राहत इंदौरी साहब ने कहा, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते, बस गजब करते हैं। और आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि न सिर्फ इस पेपर से बल्कि अगला जो सेक्शन आईआर का है उसमें भी क्लासरूम से ही लगभग सारे क्वेश्चंस आए हैं। आने वाले समय में जीएस पेपर 2 और एस ऑप्शनल पेपर में भी हमारे विद्यार्थियों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसी हमारी कामना है। तो जाहिर सी बात है, जब जीएस पेपर 2 होगा तो उसका भी एनालिसिस जो रिलेटेड फैकल्टी है वो आकर करेंगे और बताएंगे कि किस क्लासरूम के किस लेक्चर से कौन से टॉपिक एज इट इज एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्लिप्स को और देखते हैं कि कैसे क्लासरूम से डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आए हैं। थैंक यू। यहां से शुरू होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, then comes to the transfer of power, August offer of 1940, Cripps mission of 1942, cabinet mission of 1946। सो बैकग्राउंड अगर आप देखें, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था इसका बैकग्राउंड लाई करता है सेकेंड वर्ल्ड वार से आपका शुरू होता है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडियन पार्टिसिपेशन को ब्रिटिशर्स ने एक तरह से
इंश्योर किया या फोर्सफुली इंश्योर किया, तो नेशनलिस्ट लीडरशिप जो थी वो क्या थी, एनवायड थी कि विदाउट दियर कंसल्टेशन और विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ इंडियंस हाउ कुड दे मेक अस द पार्टी टू ए वार विच इज बाई वेरी नेचर इंपीरियलिस्टिक इन नेचर। आई बात समझ में? तो उनका मानना यह था कि आप अपने साम्राज्यवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन या सेल्फ रूल मिला नहीं है, तो अब हम आपका साथ नहीं देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं। आई बात समझ में? और इसी के कारण जो है संथाल रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट अगर इसका बैकग्राउंड देखें या लार्जर पर्सपेक्टिव में कॉजेस की बात करें, तो इट इज नॉट द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट, यह कोई पहला नहीं था, बट देखिए एग्जाम में कैसे शब्दों से आप खेलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपके पास इनोवेशन नहीं है लेकिन आप एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं थ्रू योर स्किल्स और कोटेशन और जो भी। इट वाज नॉट द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट इन द इंडिया बट इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड। ये पहला नहीं था लेकिन अपनी तरह का पहला ही था। बात समझ में आ रही है? मतलब तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो। कहने का मतलब कि ये पहला नहीं था लेकिन अपनी तरह का पहला था। क्यों था? मतलब कि इससे पहले भी रिवोल्ट हुए थे, ठीक है, लेकिन इस तरह का रिवोल्ट या इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में, इतने बड़े पैमाने पर रिवोल्ट जिसने ब्रिटिश को अपनी पॉलिसीज में रिफॉर्म लाने पे मजबूर किया हो, ऐसा पहले नहीं हुआ था। सो इट वाज नॉट द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट बट फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड। बेसिकली ये क्या है, पटना के पार्टिकुलर एक पेंटिंग स्टाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, बीपीएससी की कुछ और खासियत है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ बीपीएससी में ही आते हैं और कभी कहीं नहीं आते हैं। पटना कलम आज तक जो है यूपीएससी में कभी एक बार भी नहीं पूछा कि भाई ये भी ऐसा भी कोई पेंटिंग होता है, ठीक है, ना ही मतलब कोई और एग्जाम यूपीपीसीएस या अन्य कहीं नहीं, सिर्फ बीपीएससी में ही आता है पटना कलम। मौर्य और ये सब पाला वाला तो सब जगह आते हैं। अब पेंटिंग जो है ये आपका ऑलरेडी एक काफी रिच ट्रेडिशन था इंडिया में सिंस द एंशिएंट टाइम्स। इस रिच ट्रेडिशन में आफ्टर द एडवेंट ऑफ मुगल्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, इस जो रिच ट्रेडिशन आपका एंशिएंट इंडिया से चला आ रहा था, कई सारे और नए फीचर्स इसमें ऐड हुए जिसे पर्शियन फीचर्स कहते हैं। तो इंडिजीनस प्लस पर्शियन फीचर्स के ऐड होने के कारण मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग बना। देखिए अशोकन पिलर्स आर, सबसे पहले इसकी संरचना को देख लेते हैं। बेस, शाफ्ट, अबैकस एंड कैपिटल। बेस, शाफ्ट, अबैकस एंड कैपिटल, ठीक है। अब इसको इलेबोरेट करते हैं। अशोकन पिलर्स आर फ्री स्टैंडिंग सिंगल मोनोलिथिक स्मूथ एंड टैपरिंग पिलर्स। तो इसका जो शाफ्ट है, पहला तो ये क्या है, फ्री स्टैंडिंग है। फ्री स्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ
कि ये किसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। ये अपने में कुछ मैसेज कैरी करने के लिए बनाया गया है। और ये आपका सिंगल मोनोलिथिक है, मतलब एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। अलग अलग पत्थरों को काट के और उनको फिर जोड़ के पिलर नहीं खड़ा किया गया है, जैसा कि पर्शियन पिलर में मिलेगा, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्मूथ है, बहुत ही वेल डिजाइंड या पॉलिश्ड है, एंड टैपरिंग है, ऊपर की ओर सिकुड़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। इस पिलर्स के ऊपर आपका एक बेल शेप्ड अबैकस है जो इन्वर्टेड लोटस के रूप में है, इन्वर्टेड लोटस के रूप में, उल्टा कमल के आकृति का अबैकस है। और उसके ऊपर में, सबसे ऊपर में अलग अलग शेप के, डिफरेंट शेप के क्या मिलते हैं आपको, कैपिटल्स मिलते हैं। चंपारण सत्याग्रह, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 38 मार्क्स इन बीपीएससी, ठीक है। क्या था भाई, इसके बैकग्राउंड में आइए। चंपारण जो था वो आपका 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में धीरे धीरे, इन द सेकेंड हाफ of 19th century, it became the hub of indigo plantation. These indigo plantation was mostly carried out by European merchants or European traders. They used to give them a lump sum amount, and they pressurized the peasantry to sign a bond which was very often frivolous. धोखाधड़ी से भरा होता था, तो बॉन्ड पहले भरवा लेते थे और जो पीजेंट्री थी उसको फिक्स रेट पे इंडिगो की प्लांटेशन करनी पड़ती थी। इसमें कुछ समस्याएं थी। क्या समस्या थी? इंडिगो प्लांटेशन जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में लैंड को इनफर्टाइल कर देती थी। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में आपका जर्मनी ने सिंथेटिक डाई बना लिया। सिंथेटिक डाई which was cheaper and it gave tough competition to indigo planters, and the plantation became unprofitable. नील की खेती में क्या हुआ? धीरे धीरे प्रॉफिट कम होने लगा। इवन 19th सेंचुरी में भी आप देखें तो पवना में या वेस्ट बंगाल के कई क्षेत्रों में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, है ना। इन द बंगाल रीजन देयर वाज इंडिगो रिवोल्ट ड्यूरिंग 1870s, एंड दीनबंधु मित्रा क्या लिखा इन्होंने? नील दर्पण depicted the plight of farmers. Rise of nationalism. During the second half of
19th century, we see a rise of nationalism in India, growth of Western education in Bihar. बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास कैसे हुआ? जाहिर सी बात है, हम लोगों ने तो किया नहीं, कोई बाहर के ही लोग आके किए होंगे, ठीक है। एनीवे, चलिए देख लेते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो बेसिकली क्या आए? एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए। धीरे धीरे ग्रेजुअली जब उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित किया तो उन्हें यह पता लगा कि हमें इंडिया पे इफेक्टिवली रूल करने के लिए इंडियन कस्टम्स वगैरह को जानना जरूरी है। फिर उन्हें धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि हमें इंडिया पे इफेक्टिव रूल करने के लिए इंडियंस के कुछ सेक्शन को एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी का काम देना जरूरी है। तो in order to fulfill the company's need, they required some Indians into their services. आई बात समझ में? लेकिन तब भी उन्होंने शुरू में एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो बिगिनिंग फेज था। इनिशियल जो या आपका अर्ली जो कॉलोनियल रूलर्स थे वो बेसिकली इस चीज में बिजी थे कि इंडियंस को कैसे समझा जाए। सो दे वेयर ओरिएंटलिस्ट बाय टेस्ट, ओरिएंटलिस्ट बाय टेस्ट, बाय टेस्ट, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडियन culture, laws, customs, they opened some of the educational institutions for their own purpose. For example, in 1781, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स ओपेंड कैलकटा मदरसा, कैलकटा मदरसा। क्यों खोला मदरसा भाई? इसको क्या लेना देना था वहां से? इसलिए खोला कि वो मुस्लिम्स के जो लॉज हैं, जो शरीयत रूल्स हैं, हदीस हैं इत्यादि, उनकी जानकारी ब्रिटिश ऑफिसर्स को मिल सके ताकि वो गवर्न कर सके। इन 1791 जोनाथन डंकन opened Sanskrit college at बनारस। एक घृणित एवं एक पाप मानते थे। सो गांधी while not going against Varna and caste system, he considered untouchability as a sin. He quoted various religious scriptures in order to support his argument that untouchability
did not have sanctity in the religious scripture. अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता जो है उसे कोई धार्मिक संरक्षण प्राप्त नहीं है.